Good evening, students. How are you? Hope you are studying well with all your lengthy books. लेकिन वो जितनी लेंदी है उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है. ठीक है, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में, जहां हमारी कोशिश होती है आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इजी बनाने की, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी गेन कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा समझ भी सको. तो चलिए शुरू करते हैं. हम पढ़ रहे थे क्लास 10th एसएसटी में इकोनॉमिक्स का सेक्शन, जहां हमने थर्ड चैप्टर शुरू कर दिया है. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख. बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमने देखा था कि किस तरह करेंसी रेवोल्यूशन हुआ, किस तरह से मनी रेवोल्यूशन हुआ, एंड वी गेट द करेंसी वी आर यूजिंग these days, and we are having the opportunity to have this kind of currency like crypto coins and bitcoins and plastic money and all that. ठीक है, तो अब उससे आगे चलते हैं. अब बात करेंगे मुद्रा के आधुनिक रूप की. बहुत पहले ही भारतीयों ने अनाज और मवेशियों का पैसे के रूप में इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया था. देखो, भारतीय जो थे वो हमेशा से उन्होंने कोशिश किसी भी चीज को इवेल्यूट करने में बहुत आगे थे. चाहे आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो देख लो, अगर चाहे आप कल्चर देख लो, संस्कृति देख लो, कुछ भी, वो बहुत पहले एवोल्यूशन हो गया था. तो बहुत पहले ही ये जो बार्टर सिस्टम था वो इंडिया में लागू हो गया था. इसके बाद क्या है, इसके बाद धातु के सिक्के, सोने चांदी तांबे के सिक्के का उपयोग शुरू हुआ, जो कि पिछली शताब्दी में अच्छी तरह जारी रहा था. हमने देखा था कि ये हमारे जो भारत की आजादी थी उससे पहले तक इस तरह के सिक्के चल रहे थे. अब मुद्रा के आधुनिक रूपों में मुद्रा के कागज के नोट और सिक्के शामिल है. मुद्रा का और भी आधुनिक रूप जो है, यानी कि मनी और क्रेडिट, या जिसको सेविंग्स भी कहते हैं, ये बैंकिंग प्रणाली के कामकाज से बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं. क्योंकि बैंकिंग प्रणाली जो है वो क्या है, वो आज हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉइंट ऑफ टुडे, कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. In early ages, Indians used grains and cattle as money. Thereafter came the use of metallic coins, especially gold, silver, copper coins, a phase which continued well into the last century. Now the modern forms of money include currency, paper notes and coins. The modern form of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system. क्या होता है बैंक, किस तरह से बैंकिंग सिस्टम काम करता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम हमारे जो पेपर नोट्स है या पेपर करेंसी जिसको कहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं. इन सब से आप बहुत बेहतरीन तरीके से परिचित हो गए होंगे, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो दिन प्रतिदिन हमारे काम में आती है. इनके बिना चलता ही नहीं है. देखो, 10, 50, 100, 200, 500 और 2000 का नोट है. इसमें एक 20 का नोट मिसिंग है, वो गया है घूमने कहीं, उसको भी ढूंढ के लाएंगे. लेकिन ये वो नोट्स हैं जो अभी डिमोनेटाइजेशन के समय से हमारे यहाँ शुरू हो गए. इससे पहले नोटों की शक्ल कुछ और हुआ करती थी. हालांकि बापूजी इसी तरह मुस्कुराया करते थे, लेकिन थोड़ी शक्ल चेंज थी, वो अब फिर से चेंज हो गई है. इसमें खास क्या है, देखो, इन नोटों के पीछे जो है हमारे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं. ऐसे ऐसे ये अशोक चक्र है, ये सांची का स्तूप है. तो ये सब जो चीजें हैं, देखिए लाल किला है, मंगलयान है. तो ये सब जो चीजें हैं वो हमें हमारी हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यू के बारे में याद दिलाने के लिए इनमें ऐड की गई है. तो आप नोट लो तो सिर्फ उस नोट को ये मत देखा करो कि 2000 का नोट है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 500 का नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके पीछे भी देखा करो कि उसके पीछे जो लगाई गई है हमारी कल्चरल जो मॉन्यूमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो लेट इट बी नाउ. मुद्रा क्या होती है और हम मुद्रा को एक्सेप्ट क्यों करते हैं, हम किसी करेंसी को एक्सेप्ट क्यों करें, क्यों हम, हालांकि इसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि हम किसी भी करेंसी को एक्सेप्ट ही क्यों करें. हम क्यों एक कागज के टुकड़े को इतना मान दें. ठीक है, अब देखो, क्या ही है, कोई ज्यादा फर्क है क्या. 20 का नोट भी उतना ही हरा दिखता है जितना कि 50 का नोट दिखता है, या फिर ये सिर्फ कलर चेंज कर देने से क्या हो जाएगा, है तो कागज के टुकड़े. ऐसा क्या है दैट व्हाई वी आर गिविंग ऑल आवर रेस्पेक्ट टू दीज पीसेस ऑफ पेपर्स. कागज तो हर जगह बिखरे रहते हैं. कोई सिंपल सा कागज फाड़ के दे देते हो क्या आपके बदले में, उसको उसका कोई कुछ देता है क्या, नहीं देता है ना. बट ऑल देम वांट दिस काइंड ऑफ पेपर. तो ये और नॉर्मल पेपर में क्या फर्क है, ये फर्क आता है
हमारे रिजर्व बैंक की वजह से। क्यों? क्योंकि ये नोट छापने का काम सिर्फ रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं है। रुपए को भारत के में विनिमय के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। अपने अपने नाम होते हैं, अपने अपने अलग अलग उनके साइंस होते हैं। जैसे भारत का जो रुपया है उसका साइन कुछ इस तरह का है। वहीं अमेरिकी डॉलर आप देखते हो कि किस तरह से अमेरिकी डॉलर का साइन लगभग ऐसा है। अमेरिका में डॉलर चलता है, ब्रिटेन में पौंड चलता है, यूरोप में यूरो चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, ठीक है ना। तो अलग अलग मुद्राएं चलती है। वो स्वीकार इसलिए की जाती है क्योंकि सरकार उनको मान्यता देती है। सरकार ये कहती है कि हमारे देश में या ये जो निश्चित एरिया है वहां पर आप अगर इसको काम में लेते हो तो आपको हर चीज खरीद सकते हो। तो इसीलिए ये मुद्राएं चलती है, क्योंकि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और कोई नहीं छाप सकता। आप कोशिश मत करना कि प्रिंट आउट निकाल के हम छाप लेंगे, वो चलेगा नहीं। वो नकली नोट है, ठीक है ना। कई बार कलर प्रिंटर से बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन पकड़े जाओगे, पुलिस अंदर धर लेगी आपको। तो करेंसी इन इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इश्यू करेंसी। The rupee is widely accepted as the medium of exchange in India. It is only the medium of exchange in India. Otherwise, you can't do this कि आप घर से सोना लेके जाओ और बदले में चीज लेके आओ। कोई नहीं ऐसा होता। सोना बहुत महंगा है, ठीक है ना। चांदी लेके जाओ और ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है आजकल। वो बार्टर सिस्टम खत्म हो गया है। ओनली द करेंसी नोट्स आर एक्सेप्टेबल। हाँ, अब जो इलेक्ट्रिक मनी और प्लास्टिक मनी जो चल रही है वो भी उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो गई है। अब हम बात करते हैं डिपॉजिट्स इन बैंक्स की। बैंकों में जो जमा होते हैं उनके बारे में। एक दूसरा रूप देखो, करेंसी नोट तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके अलावा दूसरा रूप जिसमें लोग पैसा रखते हैं वो है बैंकों के पास जमा के रूप में। लोग अपने नाम से बैंक में खाता खोलकर अपना अतिरिक्त पैसा बैंकों में जमा करते हैं। अतिरिक्त पैसे का क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। जैसे किसी इंसान की समझ लीजिए इनकम है 25,000 रुपए महीना, 25,000 per month. If he is earning 25,000 per month and his expenditure for his family is 22,000 per month, तो क्या होगा, वो जो 3,000 रुपए उसके पास है वो उन 3,000 रुपयों का क्या करेगा, या तो घर में रखेगा, फिर कई बार ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, उनको बैंक्स में डिपॉजिट कर देते हैं अकाउंट खुलवा के। इससे क्या होता है, इससे एक तो वो हमारे पैसे सुरक्षित रहते हैं और दूसरा बैंक हमें सालाना 8% या ज्यादा, कुछ बैंक कम देते हैं कुछ ज्यादा देते हैं, लगभग 8-9% की दर से हमें ब्याज देते हैं उस पर। ब्याज का क्या अर्थ हुआ, जैसे 3,000 रुपए है तो 3,000 का 8% कितना हुआ, बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हो 240 रुपए। यानी कि 3,000 रुपए अगर आपने बैंक में जमा किए हैं तो हर साल बैंक इसमें अपनी तरफ से 240 रुपए ऐड कर देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पैसे बिना कुछ मेहनत के बढ़ भी रहे हैं। तो इसीलिए लोग बैंक में सेविंग करते हैं। एक तो उनका पैसा सुरक्षित, दूसरा वो फालतू के खर्च नहीं हो रहे, हमारे हाथ में होते हैं। तो हम जाते, अगर आपके मम्मी आपको 100 रुपए दे दे तो आप क्या करोगे, जा अरे आज तो मेरे पास 100 रुपए है, चलो कचौड़ी खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है ना, उससे खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर ये आपने बैंक में सेव कर दिए तो क्या होगा, वो आपके हाथ में तो है नहीं। अब आप सोचोगे कौन बैंक जाए पैसे निकलवा के लाए, इसलिए कि आपको पार्टी करनी है, नहीं, तो वो वहां पड़े होते हैं, सेफ होते हैं, प्लस उनपे इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है। बैंक जमा स्वीकार करते हैं और जमा पर ब्याज के रूप में राशि का भुगतान भी करते हैं, ठीक है ना। यही बात है कि बैंक आपका पैसा ना सिर्फ डिपॉजिट करके रखते हैं, ना सेव करके रखते हैं, बल्कि उस पर आपको इंटरेस्ट भी देते हैं। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एन डिपॉजिट विद बैंक्स। People deposit their extra cash with the bank by opening a bank account in their name. Banks accept the deposits and also pay an amount as interest on the deposit. ठीक है ना, तो ये हमारे लिए ही फायदेमंद होता है। बैंक खातों में जमा राशि को मांग पर निकाला जा सकता है, मतलब आपको अगर जरूरत हो तो आप उनको वापस भी ले सकते हो। इन जमाओं को, ऐसी जमाओं को मांग जमा कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसी जमाओं को डिमांड पेमेंट्स या कहा जाता है।
इनमें भुगतान क्या होता है, नगद के बजाय चेक से किया जाता है। चेक क्या होता है, ये होता है, देखो आजकल के बच्चे चेक में जरा कम समझते हैं, वो डेबिट कार्ड में समझते हैं, वो अलग अलग जो कई सारे एप्स आ गए हैं उनमें समझ जाते हैं, लेकिन चेक में थोड़ा कम समझ में आता है। लेकिन इसीलिए हम चाहते हैं कि आप एक बार समझो इस चीज को। भुगतान नगद की बजाय चेक में किया जाता है। चेक क्या है, एक चेक एक कागज है जो बैंक को उस व्यक्ति के खाते से एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने के निर्देश देता है जिसके नाम पर चेक जारी किया गया है। इसको आप इस तरह से समझिए कि मुझे किसी फर्म को रुपए देने हैं, लेकिन मैं बैंक से कैश नहीं निकलवाना चाहता, तो मेरे पास चेक बुक है, मैंने उस चेक बुक को भरा, उसमें जितनी अमाउंट चाहिए वो भरा, मुझे किसको देना है वो अमाउंट वो भरा, और वो चेक सिग्नेचर करके फाड़ के और सामने वाले को दे दिया। फिर क्या हुआ, वो सामने वाला बैंक में गया, अपने बैंक में, वहां उस चेक को जमा कराया, और थोड़ा सा टाइम लगता है, मोस्टली 1 या 2 दिन, और 2 दिन में मेरे अकाउंट से वो राशि कट के, वो अमाउंट कट के और सामने वाले के अमाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। इट्स दैट इजी कि मुझे बैंक भी नहीं जाना पड़ा और मैंने सामने वाले को भुगतान भी कर दिया। ठीक है ना। हालांकि अब तो एप्स के माध्यम से बहुत ईजी हो गया है, लेकिन ये भी उतना ही ईजी प्रोसेस है। तो एक चेक कैसे फिल किया जाता है, देखिए यहां पर उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं, नाम जिसे राशि देनी है। अगर मैंने खुद राशि निकालनी है तो मैं यहां पर सेल्फ लिखूंगी। ठीक है ना। अब कितने रुपए देने हैं, कितने रुपए यहां पर शब्दों में लिखने हैं। ठीक है। और फिर यहां अंकों में लिखने हैं जितनी राशि है। लेकिन बैंक ये कहता है कि एक बार में जो है आप 10 लाख से ज्यादा राशि नहीं निकाल सकते चेक के माध्यम से। यहां आपको अकाउंट नंबर भरना होता है, यहां डेट, दिन, महीना और उसके हिसाब से डेट भरनी होती है, और फिर यहां पर सिग्नेचर करना होता है। यहां सिग्नेचर, मतलब इतना इजी प्रोसेस है। इस छोटे से इजी प्रोसेस के माध्यम से आप किसी के साथ बिना कैश, बिना जो है लिक्विड मनी ट्रांसफॉर्मेशन के ही आप सामने वाले को भुगतान कर सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं, इसको मांग जमा कहा जाता है। ठीक है ना। इसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट में चेक द्वारा किसी भी तरह का भुगतान किया जाता है। द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड. These deposits are called demand deposit. The payments are made by check instead of cash. A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चेक भरते हैं। क्वेश्चन है कि चेक क्या होता है और किस तरह से फिल किया जाता है। आपके जो चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, उनमें क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बैंकों की ऋण गतिविधियां, जो लोन एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है। अब देखो, कई बार बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि बैंक हमारा पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, और बदले में हमें इंटरेस्ट भी देते हैं। यानी कि एक तो उन्होंने हमारा पैसा लिया है, वो अपने पास रख लिया, लेकिन उस पर हमें ब्याज दे रहे हैं। तो फिर बैंक खोलने का फायदा क्या हो रहा है उनको। बैंक क्या करते हैं, जो हमसे डिपॉजिट लिया गया है उसी को जरूरतमंदों को लोन के रूप में देते हैं, और उस लोन पर बैंक इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा समझना है। हमारे द्वारा जो डिपॉजिट ली गई है उस डिपॉजिट को बैंक जरूरतमंदों को लोन के रूप में देते हैं, और उस लोन पर बैंक इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन ये वाला इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट से थोड़ा ज्यादा होता है। यानी अगर हमें सालाना 8% का इंटरेस्ट दिया गया है, तो जिससे लेंगे उससे 15 या 17% का इंटरेस्ट लिया जाता है। उससे क्या होगा, जैसे हमें 8% इंटरेस्ट दिया गया, लेकिन लेने वाले से मान लीजिए 15% इंटरेस्ट लिया गया, तो ऐसे में जो 7%, यानी हर 100 रुपए पर जो 7 रुपए बचे, वो क्या है, वो बैंक की इनकम है। और इसी इनकम के लिए बैंक्स चलाए जाते हैं। बैंक इसलिए होते हैं ताकि ना सिर्फ लोगों की डिपॉजिट्स रखी जा सके, बल्कि जिनको जरूरत है उनको लोन भी दिया जा सके, ताकि ये जो एक साइकिल है कम इंटरेस्ट और ज्यादा इंटरेस्ट वाला, ये चलता रहे। ये जिस तरह से चलेगा उसी तरह से बैंक फायदे में रहेंगे, उनका प्रॉफिट होता रहेगा।
बैंक अपनी जमा राशि का एक छोटा सा हिस्सा ही नकदी के रूप में अपने पास रखते हैं। ये मोस्टली 15% होता है कि अगर बैंक ने किसी महीने 1 करोड़ जमा किया है तो उस 1 करोड़ में से बैंक अपने पास 15 लाख रुपए ही रखेगा। ठीक है, बाकी के जो 85 लाख रुपीस होंगे वो बैंक लोन के रूप में दे देगा। ठीक है, इन दिनों भारत में बैंक अपनी जमा राशि का लगभग 15% नगद के रूप में रखते हैं। इसे जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए प्रावधान के रूप में रखा जाता है। भाई हो सकता है ना कि आज मैंने कल ही पैसा जमा कराया है, लेकिन मुझे आज बहुत अर्जेंट आ गई, सर्कमस्टांसेस होते हैं ऐसे, तो मुझे पैसा निकालना पड़ेगा। तो अगर कोई पैसा निकालने के लिए आ जाए तो उसको भी तो देने के लिए चाहिए, तो बैंक क्या करते हैं, उसके लिए भी पैसा बचा के रखते हैं। बैंक जमा के एक बड़े हिस्से का उपयोग ऋण देने के लिए करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग होती है। देखो, जो बिजनेस करते हैं उनको तो लोन चाहिए ही होता है। कई बार बैंक जमा पर दिए जाने वाले ऋण की तुलना में अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। मैंने कहा था ना कि अगर 8% पर वो हमारा डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो लोन हमें 15% पर देंगे। तो इक्वली 77% इज देयर एज द प्रॉफिट ऑफ ए बैंक। उधारकर्ताओं से जो शुल्क लिया जाता है और जो जमाकर्ताओं को भुगतान किया जाता है, उनके बीच का अंतर बैंकों के लिए उनकी आय का मुख्य स्रोत है। मैंने आपको बताया कि जो 15% लोन पर ब्याज लिया जा रहा है लेकिन 8% दिया जा रहा है, तो ये जो 7% बचा, ये क्या है, ये बैंक की इनकम है, ये बैंक का प्रॉफिट है। Banks keep only a small proportion of their deposit as cash with themselves. These days, banks in India hold about 15% of their deposits as cash. This is kept as a provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. Banks use the major portion of the deposits to extend loans. There is a huge demand for loans for various economic activities. Banks charge a higher interest rate on loans than what they offer on deposits. The difference between that what is charged from the borrowers and what is paid to depositors is the main source of income for banks. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो चैप्टर है उसके पीछे के क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बैंक्स किस तरह से काम करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और नए जो पॉइंट्स है आपके बुक में, उसके साथ अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए। कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये मुझे समझ में नहीं आया है। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू।